नमस्कार, खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और इस शो में हम सिर्फ आधे घंटे में आपको शेयर बाजार, कमोडिटी, इकोनॉमी, देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिला। दिन के ऊपरी स्तर से बाजार में बड़ी गिरावट आई और निफ्टी करीब 140 अंक फिसलने के बाद आखिर में 26 अंकों की बढ़त के साथ लगभग फ्लैट 24,078 के पास बंद हुआ। सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। वहीं निफ्टी बैंक करीब 300 अंकों की तेजी के साथ 57,750 के पास हुआ बंद। उधर सेंसेक्स भी 130 अंक चढ़कर 77,000 के ऊपर बंद होने में रहा कामयाब। आज के बाजार में सीमेंट, कैपिटल गुड्स, केमिकल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी सीमेंट इंडेक्स करीब 2% की तेजी के साथ दिन का टॉप गेनर सेक्टर रहा। वहीं मेटल, आईटी, एफएमसीजी और रियल एस्टेट शेयरों में बिकवाली का रहा दबाव। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ दिन का सबसे कमजोर सेक्टर बनकर हुआ बंद। आज के कारोबार में हिंडाल्को निफ्टी का टॉप लूजर रहा। शेयर 2% की गिरावट के साथ 953 के रुपए पर हुआ बंद। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी का टॉप गेनर बना। मजबूत खरीदारी के दम पर शेयर करीब 3% चढ़कर 11,830 रुपए के स्तर पर हुआ बंद। मुख्य बाजार के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 176 अंकों की बढ़त के साथ 63,000 के करीब हुआ बंद। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 128 अंक चढ़कर 19,355 के पास बंद होने में रहा कामयाब। दोनों इंडेक्स में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी का माहौल देखने को मिला। आज के कारोबार में मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स आधे % की गिरावट के साथ हुआ बंद। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर लाल निशान में हुए बंद। वेदांता का शेयर 2% से ज्यादा टूटा, जबकि हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में 1 से 1.5% की गिरावट रही। हालांकि हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ हुआ बंद। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर हरे निशान में बंद हुए। चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर करीब 4% चढ़ा, जबकि बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी के शेयरों में करीब 2% तक की मजबूती देखने को मिली। आज ज्यादातर अदानी ग्रुप के शेयरों में दिखा दबाव। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1% फिसला, जबकि अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस के शेयर में करीब 1 से 3% की गिरावट रही। हालांकि एसीसी के शेयर में हल्की बढ़त पर हुआ कामकाज। उधर बाजार की नजर अब विप्रो के पहली तिमाही के नतीजों पर है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 1.3 से 1.5% रहने का अनुमान, लेकिन वेतन वृद्धि, एआई निवेश और बीएफएसआई सेक्टर की सुस्ती से मार्जिन पर दबाव संभव। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। खबरों के मुताबिक भारतीय मूल के अरबपति प्रेम वत्स की कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स होल्डिंग इस दौर में सबसे आगे है और उसने अपनी बोली बढ़ाकर 81 रुपए प्रति शेयर कर दिए। करीब 53,000 करोड़ रुपए के सौदे में सरकार और एलआईसी मिलकर 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हालांकि डील पूरी होने से पहले आरबीआई और सीसीआई की मंजूरी समेत कुछ नियामकीय चुनौतियां अभी बाकी है। सरकार ने पैराक्वाट डिक्लोराइड पर प्रतिबंध लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत इस कीटनाशक के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे इंसानों और जानवरों की सेहत को गंभीर खतरा है। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में इस पर पहले से बैन या कड़े प्रतिबंध लागू है। डॉलर के मुकाबले आज रुपया हल्की कमजोरी के साथ हुआ बंद। घरेलू मुद्रा 5 पैसे टूटकर 96 रुपीस 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पिछले कुछ दिनों से रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है।
सोने की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना करीब 950 रुपए टूटकर 1,41,300 रुपए के पास। वहीं कॉमेक्स गोल्ड में करीब 1% की गिरावट $4,000 के पास कर रहा है कारोबार। मजबूत डॉलर, मुनाफा वसूली और महंगाई को लेकर बदली उम्मीदों के चलते सोने पर दबाव। चांदी की कीमतों में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 2200 रुपए टूटकर 2,20,700 रुपए के पास। वहीं कॉमेक्स सिल्वर भी करीब 1.25% फिसलकर $58 के पास कर रहा है कामकाज। और इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता और मजबूत डॉलर से चांदी पर बिकवाली हावी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी। ब्रेंट क्रूड करीब 1% बढ़कर $85 प्रति बैरल के पास कर रहा है कामकाज। वहीं जबकि WTI क्रूड $80 के नजदीक। वहीं एमसीएक्स पर क्रूड का भाव करीब 1.5% की तेजी के साथ 7,680 रुपए के पास। सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं से क्रूड को मिल रहा है सपोर्ट। बेस मेटल्स में आज मिला जुला और गिरावट के साथ कामकाज। एमसीएक्स पर कॉपर करीब 1300 रुपए के पास। लेड में हल्की बढ़त के साथ कामकाज। एल्यूमिनियम 340 रुपए के नजदीक। वहीं जिंक 375 रुपए के करीब और निकेल में भी दिख रही है हल्की गिरावट। ग्लोबल मांग को लेकर चिंता और डॉलर की मजबूती से ज्यादातर बेस मेटल्स पर दिख रहा है दबाव। नेचुरल गैस की कीमतों में आज हल्की तेजी पर कामकाज। नाइमेक्स पर करीब 0.3% की बढ़त के साथ $3 के नजदीक। वहीं एमसीएक्स पर नेचुरल गैस के प्राइस करीब 1% की तेजी के साथ 285 रुपए के आसपास। मौसम से जुड़ी मांग और वैश्विक ऊर्जा बाजार की हलचल से गैस की कीमतों को हल्का सपोर्ट। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा कल अपने Q1 के नतीजे जारी करेगी। टेलीकॉम कारोबार में डील रैंप अप के चलते मजबूत ग्रोथ की उम्मीद, जबकि बीएफएसआई सेगमेंट में भी मजबूती बरकरार रहने का अनुमान। साथ ही कंपनी के FY27 के लिए 15% मार्जिन गाइडेंस को बनाए रखने पर बाजार की रहेगी नजर। आईटी कंपनी विप्रो भी कल अपने Q1 के नतीजे जारी करेगी। कांस्टेंट करेंसी करीब 1.3 से 1.5% रहने का अनुमान। हालांकि वेतन बढ़ोतरी और एआई में निवेश से मार्जिन्स पर दिख सकता है दबाव। वहीं बीएफएसआई सेक्टर की सुस्ती, क्लाइंट चुनौतियां और प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार का असर भी नतीजों पर दिख सकता है। पतंजलि फूड्स के शेयर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर करीब 16% से ज्यादा टूटकर अप्रैल 2020 के बाद यानी करीब 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। एनएसई और बीएसई पर करीब 2.65 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य से 6 गुना ज्यादा रहा। कच्चे माल की बढ़ती लागत, खाद्य तेल कारोबार में मार्जिन्स पर दबाव और एफएमसीजी बिजनेस से उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं मिलने से शेयर में इस साल अब तक 38% से ज्यादा की गिरावट आई। नोवोको वेस्टास के शेयर में शानदार तेजी का सिलसिला जारी। बीते 3 कारोबारी दिनों में शेयर करीब 25% चढ़ा। मजबूत तिमाही नतीजों और बेहतर मैनेजमेंट कमेंट्री से शेयर को मिला सपोर्ट। कंपनी को FY27 में 7 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। वहीं बढ़ती लागत के चलते आगे सीमेंट कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई गई। यूनियन बैंक ने पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए। सालाना आधार पर मुनाफा बढ़कर 5,332 करोड़ रुपए रहा, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 10,037 करोड़ रुपए रही। वहीं एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला और ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में कमी आई। वहीं प्रोविजंस घटने के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 8,003 करोड़ रुपए पहुंचा। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। करीब 3 साल की बातचीत के बाद लागू हुए इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% सामानों को ब्रिटेन में 0 टैरिफ पर निर्यात की सुविधा मिलेगी। भारत में यूके की कारें
विस्की, कपड़े और फुटवेयर आज से सस्ते मिलेंगे। आज से भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, यानी अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर इंपोर्ट होंगे। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर सेक्टर और प्रोफेशनल सर्विसेज को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। उधर कोर्ट ने इस मामले के दोनों आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने निगरानी में चूक स्वीकार की, लेकिन इस्तीफा देने से किया इनकार। उनका कहना है कि चोरी की रकम करीब 3 करोड़ रुपए हो सकती है और ट्रस्ट ने नकदी गिनती व सुरक्षा व्यवस्था में कई सुधार लागू किए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत तेज हो गई है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान पर नया विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का चढ़ावा चोरी हुआ, उन्होंने शायद सच्ची श्रद्धा से भगवान को अर्पण नहीं किया होगा। वहीं अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और पवित्र भावना से भगवान को चढ़ावा अर्पित करते हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में कथित 550 करोड़ रुपए की नकली चांदी के मामले में जम्मू कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 29 जुलाई तक सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई 20 टन से ज्यादा चांदी में कथित मिलावट या अदला बदली की आशंका को लेकर जांच जारी है। पूरे मामले की सच्चाई अब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1.27 लाख करोड़ रुपीस मंजूर किए गए हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए करीब 62,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा यूरिया सब्सिडी विस्तार, नेशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम और करीब 25,000 करोड़ रुपए के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिली। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुट गया। कल कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास पर विपक्षी दलों की अहम बैठक होगी। बैठक में संसद के दौरान सरकार को घेरने के मुद्दों और विपक्ष की साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी, ताकि मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सरकार का सामना किया जा सके। बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अदालत में एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका पर विचार होगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति बनाने का एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने, सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 3 नए अंतरिक्ष यात्रियों का दल सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इस टीम में भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन भी शामिल है। तीनों अंतरिक्ष यात्री अब करीब 8 महीने तक आईएसएस पर रहकर विज्ञान और तकनीक से जुड़े कई अहम प्रयोग करेंगे। इस मिशन को भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। पार्टी हाईकमान ने सभी सांसदों और विधायकों को 19 जुलाई तक दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऐलान के बाद ये प्रदर्शन राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और तेज करने को रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बढ़ते तनाव के बीच भारत आने वाले 11 जहाज प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के साथ समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी की जा रही है। वहीं फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 7 जहाज संचालन में हैं, जिन पर 148 भारतीय नाविक सवार है।
देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। वहीं प्रशासन का कहना है कि परेड ग्राउंड पहले से एक सरकारी कार्यक्रम के लिए आरक्षित है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकी। जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 17 दिन पूरे हो गए। उनकी सेहत को लेकर चिंता के बीच फिल्म इंडस्ट्री के समर्थक लगातार बढ़ रहे हैं। शबाना आजमी, सोनी राजदान, अभय देओल, रुबीना दिलैक, वरुण ग्रोवर और स्वरा भास्कर समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उनका समर्थन किया। साथ ही सभी ने वांगचुक से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की। वहीं मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। मामले की अर्जेंसी को समझते हुए हाईकोर्ट गुरुवार यानी 16 जुलाई कल ही इस पर सुनवाई करेगा। आज अदालत में सरकार की ओर फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप 26 के दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने 16 साल बाद विश्व कप के फाइनल में एंट्री की है। स्पेन की ओर से मिकेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल दागा, जबकि पेड्रो ने 58वें मिनट में बढ़त दुगनी कर दी। इस जीत के साथ स्पेन पहली फाइनलिस्ट टीम बन गई है और अब न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 20 जुलाई को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 26 के सेमीफाइनल में स्पेन से 2-0 के हार के बाद फ्रांस में कई जगह हिंसा भड़क गई। राजधानी पेरिस में नाराज फुटबॉल प्रशंसक सड़कों पर उतर आए और कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा और कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड 24 साल बाद आमने सामने होंगे। दोनों के बीच दूसरा सेमीफाइनल रात 12:30 बजे खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों की पिछली भिड़ंत 2002 में हुई थी, तब इंग्लैंड ने 1-0 से जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में सबकी नजरें लियोनेल मेसी और हैरी केन पर रहेगी। मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल दागकर गोल्डन बूट की रेस में दूसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड के कप्तान में हैरी केन अब तक 6 गोल दाग चुके हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें इंग्लैंड ने 6 जबकि अर्जेंटीना ने 6 मैच जीते। 5 मुकाबले ड्रॉ रहे। वर्ल्ड कप इतिहास में यह दोनों टीमों की सीरीज में शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया की जीत के हीरो अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने 57 रन बनाने के साथ 4 विकेट भी झटके और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी का खेलकर भारत की जीत आसान बनाई। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह ने वनडे में अपने 150 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह वनडे में सबसे कम गेंद पर करीब 150 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने। उन्होंने 4605 गेंदों में 150 विकेट का लक्ष्य पूरा किया। पहले स्थान पर मोहम्मद शमी है, उन्होंने 4070 गेंद में 150 विकेट लिए थे। कुलदीप यादव 4513 गेंद के साथ दूसरे स्थान पर है।
18 साल बाद खिलाड़ी अनाड़ी मचाएंगे बड़े पर्दे पर तहलका। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैवान का रिलीज डेट आधिकारिक ऐलान हो गया है। निर्देशक प्रियदर्शन की यह फिल्म अब 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी घोषणा केवीएन प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया और नए पोस्टर्स के माध्यम से की। फिल्म में अक्षय और सैफ की लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर साथ वापसी होगी देखने को मिलेगी। श्रिया पिलगांवकर और सायमी खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिर मचेगा रूह बाबा का धमाल। बॉलीवुड के सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी भूल भुलैया का चौथा पार्ट अब तेजी से आकार ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के किरदार में नजर आएंगे और निर्माता भूषण कुमार के साथ फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। फिल्म की शूटिंग 2027 की दूसरी छमाही में शुरू होने की तैयारी है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक डायरेक्टर्स और बाकी स्टारकास्ट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं निर्देशक अनीस बज़मी पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि भूल भुलैया 4 पर काम चल रहा है और कार्तिक इसका हिस्सा होंगे। जुरासिक पार्क एक्टर सैम नील का हुआ निधन। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जुरासिक पार्क और ऑस्कर विजेता द पियानो एक्टर सैम नील का सोमवार को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और इस दुखद खबर की पुष्टि की। सैम नील को उनकी दमदार और सहज एक्टिंग के लिए माना जाता था। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता जुरासिक पार्क में डॉक्टर एलन ग्रांट के किरदार में मिली। फिल्म सिग्मा की रिलीज टली। थलपति विजय के बेटे जसन संजय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म सिग्मा की रिलीज फिलहाल टाल दी गई है। पहले ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की नई रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है। माना जा रहा है कि मेकर्स ने फैसला विजय की फिल्म जन नेता से संभावित बॉक्स ऑफिस टक्कर के बचने के लिए लिया, जो 24 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही है और अब दर्शकों को सिग्मा की नई रिलीज डेट का इंतजार करना होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 26 के दौरान ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की ओर से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में करीब 30 साल के योगदान और समाज सेवा के लिए दिया जा रहा है। रानी मुखर्जी को यह सम्मान 14 अगस्त को मेलबर्न में आयोजित विशेष भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक नई आतंकी साजिश का दावा किया जा रहा है। सामने वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा के कथित ट्रेनिंग कैंप में युवाओं को तैराकी, मार्शल आर्ट और तकनीकी प्रशिक्षण देते हुए दिखाया गया। वीडियो में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक भी नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक इन कैंपों में एआई और डिजिटल तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हालांकि इन वीडियो और दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। पीओजेके के रावलकोट में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं क्वेटा में जियारत हादसे में मारे गए 7 पुलिसकर्मियों के परिजन लगातार 6ठे दिन धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक अंतिम संस्कार करने से किया इनकार, जबकि सरकार उनसे बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले हमले में मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स की मदद से ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ तटीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया। वहीं ईरानी मीडिया ने इराक सीमा के पास देहलोरान इलाके में हमले की पुष्टि की है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अब तक नहीं आई। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऑपरेशन साकेह के तहत जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया। वहीं बहरीन और कुवैत में भी अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जाने की खबर सामने आई।
कुवैत में एक गोदाम पर ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा इजरायल पर हमला किया तो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि अब इजरायल पर हमला कर बच निकलने का दौर खत्म हो चुका है और किसी भी नए हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। रशिया के यूराल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण सड़कें जलमग्न हो गई, घरों में पानी भर गया और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। राहत एवं बचाव दल ने दर्जनों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक नई नगर पालिकाएं और दर्जनों बस्तियां बाढ़ से प्रभावित हुई है, जबकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में जंगल की भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग इतनी विकराल हो गई है कि एक ट्रेन को धधकती लपटों के बीच से गुजरना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोशेवस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि साल 2022 में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि पुतिन पीएम मोदी की बातों को गंभीरता से लेते हैं और भारत का संतुलन विदेश नीति का नजरिया सही दिशा में है। बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौटेंगी। यह रविंद्र ऑडिटोरियम में आयोजित एक साहित्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 2007 में विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था। अब उनकी वापसी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और इसी को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरें फटाफट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।